नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रभात खबर का खास शो स्टार्टअप इनसाइट्स और आपके साथ मैं हूं नेहा सिंह। स्टार्टअप आज हर कोई इसके बारे में बात कर रहा है। यंग इंडिया स्टार्टअप्स पे काम कर रही है। यंग इंडिया में स्टार्टअप का सुनहरा दौर भी चल रहा है। अभी आपको बता दें कि ये स्टार्टअप्स ऐसी चीज है जो कई लोग शुरू करते हैं और कई लोग इसे एक सफलता के मकाम पर लेके जाते हैं। वहीं कई लोग बीच में ही उलझ कर रह जाते हैं। कई लोग के स्टार्टअप्स बंद हो जाते हैं। इसके पीछे की मूल वजह क्या है, आज हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। आखिर स्टार्टअप क्यों बंद होते हैं, स्टार्टअप के लिए क्या जरूरी है और क्या नहीं, स्टार्टअप शुरू करने से पहले किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, किन चीजों पर गौर फरमाना चाहिए और अपना मैनेजमेंट किस तरीके से रखना चाहिए ताकि आपका स्टार्टअप बेहतर हो और एक अच्छे मकाम पर जाए। इन सारे मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में गेस्ट मौजूद है। निशा हमारे साथ है, उनसे हम बात करेंगे और तमाम मुद्दों के बारे में जानेंगे। क्या जरूरी होता है, क्या नहीं करना चाहिए, किन चीजों को करने से बचना चाहिए और कौन सी ऐसी चीजें हैं जो स्टार्टअप के लिए मैंडेटरी होती है। मैं आपको बता दूं कि निशा इलू में एचआर डायरेक्टर है और साथ ही अपनी कंसल्टेंसी भी चलाती हैं। निशा, सबसे पहला सवाल मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि सबसे बेसिक चीजें जो है, अगर कोई स्टार्टअप शुरू करना चाहता है तो उसे सबसे बेसिक चीजें क्या ख्याल रखनी चाहिए? आई थिंक इट्स वेरी इम्पोर्टेंट टू हम सही टीम हायर करें। जो हमारे इनिशियल पहले 5 से 7 लोग होते हैं वो कंपनी के मजबूत लोग होते हैं और कोर टीम जिसे कहते हैं और वो काफ़ी ज़रूरी होती है कि वहाँ पे सही हायरिंग हो। एंड हमारे एक्सपीरियंस है, क्योंकि हमने हायरिंग इतनी की हुई है तो हमें पता है कि वो हायर करने में आपको कुछ समय लगेंगे। वो आपको ऐसे ही नहीं मार्केट में मिल जाएंगे। आपको थोड़ी बहुत पोचिंग करनी पड़ेगी, आपको सही लोगों को सही डायरेक्शन या कन्विंस करके उनको लाना पड़ेगा, क्योंकि आप उनको कोर टीम में लेके आ रहे हो। दे कम एज वो जनरलिस्ट लोग, राइट? तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है कि हम सही लोग हायर करें। कोई भी शुरू करता है तो उसका विजन बहुत बड़ा होता है। कोई भी ये सोच के शुरू नहीं करता कि उसे बंद कर देना है। तो सबसे बड़ी चुनौती क्या आती है? आई थिंक जब हमें उनको ये पता होता है कि ये हमारा प्रोडक्ट मार्केट फिट है और इस पे उनको काम करना है एंड उन्होंने वहाँ पे 6 महीने काम कर लिए होते हैं, बट जो उन्होंने सोचा हुआ रहता है इनिशियली कि हमें इतने नंबर्स चाहिए या इतना यूज़र बेस बनाना है और वो नहीं हो पाता है, तो दैट्स वेयर वो वहाँ पे स्टक हो जाते हैं। तो वो वापस से कोशिश करते हैं, तो वो कभी हार नहीं मानते, वो रेजिलिएंट रहते हैं कि हमें कुछ ना करके भी वो अपने पॉइंट्स को प्रूव करना है ताकि सही इन्वेस्टमेंट उठा पाए, सही समय पे सही इन्वेस्टर्स ऑन बोर्ड कर पाएँ और अपने स्टार्टअप को ग्रो कर पाएँ। जैसे कि हम बात करते हैं तो वी टॉक अबाउट स्ट्रेटजीज। स्टार्टअप स्ट्रेटजीज में कौन सी 5 वो स्ट्रेटजीज आती हैं जो लगभग हर स्टार्टअप के लिए बहुत ज़रूरी है जानना और उसे फॉलो करना? तो एज एन एचआर आई थिंक सबसे पहली स्ट्रैटेजी जो मैं बोलूँगी वो है राइट हायरिंग स्ट्रैटेजी ऑफ हैविंग द राइट पूल ऑफ कैंडिडेट्स, राइट, इन योर पाइपलाइन, मेकिंग श्योर कि वो सब क्वालिफाई करें और आपका पैनल मेंबर काफ़ी सॉर्टेड रहे, राइट। सही कल्चर बनाना, ऑफिस तभी लोग आएंगे जब उनको पता है कि सही लोग के साथ वो काम कर रहे हैं और वो खुशी खुशी ऑफिस आएंगे, सबसे अपने इंटरेस्ट की बातें करेंगे, उनसे कुछ सीखने की कोशिश करेंगे, इच्छा रखेंगे, राइट। तो और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। कल्चर बनाने में बहुत मेहनत लगती है और जितनी भी पुरानी कंपनी हो, आज स्टार्ट आपने किया तो कल्चर शुड स्टार्ट फ्रॉम डे 1 एंड कि आप क्या प्रेजेंट करना चाहते हो। और क्योंकि हाइब्रिड कल्चर काफ़ी ज़्यादा अभी ट्रेंड में है तो काफ़ी मुश्किल होती है। जो बोलते हैं कि यू हैव टू कम टू ऑफिस डेली, राइट। तो इट बिकम्स वे मोर इम्पॉर्टेंट फॉर अस टू काइंड ऑफ कि हम ये चीज़ उनको बताएं कि हमारे लिए ऑफिस आना क्यों ज़रूरी है, हमें साथ में मिलकर काम करना क्यों ज़रूरी है। तीसरी काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है SOPs बिल्ड करना, प्रोसेसेस को सेट करना, ताकि जब भी आप स्केल करो तो उस चीज़ को आप सही तरीके सही डायरेक्शन में लेके जा सको। आपके स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स जब रहते हैं तो आपको स्केल करने में बहुत ज़्यादा आसानी होती है और उससे आप आगे क्विकली बढ़ सकते हो। फोर्थ है आपकी ऑटोमेटिंग द प्रोसेस, जहाँ पे आपकी प्रोडक्ट और टेक टीम का बहुत बड़ा योगदान होता है। वो सारे एक्सट्रीम ओवर नंबर्ड प्रोसेसेस को स्ट्रक्चर करते हैं और आपको स्केल करने में हेल्प करते हैं। तो ये सब सारी स्ट्रैटेजीज है। ओके निशा, ये जो आपने स्ट्रेटजीज बताई वो उनके लिए है जिनके पास आइडिया है, पैसे हैं, एक
प्रॉपर आइडिएशन भी है उनके पास, बट अभी मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि अगर कोई ऐसा है जिसके पास बहुत अच्छा आइडिया है, एक प्रॉपर प्लानिंग है, बट उसके पास पैसे नहीं है, मतलब बहुत ज्यादा नहीं है, थोड़े बहुत हैं, तो वो उसके लिए आप कैसे प्लान आउट करोगे? अगर ऐसा कोई हो जिसके पास बहुत सारे पैसे नहीं है बट आइडिया उसका अच्छा है, तो उसके लिए आप क्या बताना चाहोगे? उसकी उसकी कंसल्टेंसी कैसे करते हो, उसको क्या सलाह देते हो? मतलब लाइक फाइनेंशियल मैनेजमेंट कैसे होगा उन लोगों का? अगर उनके पास एक ऐसा आइडिया है जिसमें बहुत ज़्यादा पैसे की ज़रूरत नहीं है, तो वो तो उस समय कभी भी आके बात कर सकते हैं मेरे से, वो तो ऑलवेज देयर फॉर देम। जिनको बहुत ज़्यादा पैसे की ज़रूरत होती है, मान लो आपको 25 से 50 लाख का इन्वेस्टमेंट चाहिए आपके बिजनेस आइडिया में, तो सही इन्वेस्टर कनेक्ट, जो आपके वन टाइम इन्वेस्टर्स होते हैं, जो आपके आइडिया को बिलीव करके वो अमाउंट इन्वेस्ट करने को रेडी रहते हैं, राइट। आप अपना आइडिया को बहुत अच्छे से रिफाइन करके एक 1 मिनट का पिच टॉक बना के आप देते हो उनको बताते हो कि ये दिस इज़ द पॉसिबिलिटी ऑफ दिस मार्केट, ये मार्केट इतना बड़ा है, मे बी 50 बिलियन का मार्केट है, विच इज़ अ वेरी वेरी ह्यूज मार्केट। तो आपको 50 लाख से भी नहीं चलेगा वहाँ पे यू वुड नीड अ इन्वेस्टमेंट ऑफ से 3-4 करोड़ टू जस्ट मतलब वैलिडेट द आइडिया। तो सही कनेक्ट्स, नेटवर्किंग इकोसिस्टम में बैंगलोर इज़ वन ऑफ द फेमस सिटीज़ की जहाँ पे हर रोज़ आपको थर्ड वेव में, स्टारबक्स में ऐसे इन्वेस्टर्स मिल जाते हैं जो आपको ये अपॉर्चुनिटी देने को रेडी रहते हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, कोल्ड ईमेल्स लिखना, उनको अपना आइडिया बताना। आई थिंक शार्क टैंक इज़ वन ऑफ द प्लेसेस जहाँ पे ये आप बहुत लोगों को वहाँ से एक आइडिया मिलता है कि आइडिया मिला। स्टार्ट करते हो सकता है साइड बिजनेस से स्टार्ट किया, बट देन व्हेन दे सी कि नंबर्स आ रहे हैं, सब पिचेस बहुत सही हो रहे हैं, दैट्स वेयर दे स्टार्ट आल्सो अप्लाइंग, राइट। तो देयर आर लॉट ऑफ प्लेटफॉर्म्स अपार्ट फ्रॉम दिस इकोसिस्टम जो एज फाउंडर्स इन्वेस्टर के रूप में आते हैं और उनकी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं। तो दैट्स द इजीएस्ट वे टू काइंड ऑफ स्केल योर आइडिया। सीड फंडिंग जो है काफी चर्चा में रहता है स्टार्टअप की, जब भी हम बात करते हैं तो सीड फंडिंग क्या है, और उससे अगर कोई किसी के पास आइडिया है, वो चाहता है कि उसे सीड फंडिंग मिले, अच्छी फंडिंग मिले, तो उससे उसके लिए क्या क्या कुछ करना होगा? कोई भी इन्वेस्टर सीड फंडिंग जब करता है तो वो बहुत सारे सवाल, डॉक्यूमेंटेशन, कंप्लायंस, लॉ, स्ट्रक्चर, ये सब चीज़ के बारे में आपसे पूछता है। तो आपको घिस के एज अ हाउस कीपिंग भी काम करना पड़ता है एंड एज अ फाउंडर भी काम करता है जो पूरी स्ट्रैटेजी भी बनाता है, राइट। Yes. आपको वो लोगों को काट के ब्रांडिंग भी करनी पड़ती है और आपको पूरा अपने नंबर गेम को भी स्ट्रॉन्ग रखना पड़ता है कि आज हम 5 लाख पे, कल हम 25 लाख पे होंगे। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सी जर्नी होती है एंड इफ़ एबल, अगर हम उस चीज़ को कर पाते हैं तो कोई भी इन्वेस्टर ट्रस्ट करना शुरू कर देता है और बोलता है ये फर्स्ट राउंड ऑफ इन्वेस्टमेंट हम करने को रेडी है। फिर उनकी पूरी पेपर वर्क होती है, इक्विटी दिया जाता है उनको ताकि वो इन्वेस्ट करे। तो सबसे डिफ़िकल्ट जर्नी होती है वो। एक बार आपने कन्विंस कर लिया तो उसके बाद आप उनके पीछे नहीं हो सकते और आपको मेहनत तो करनी ही है। अभी जैसे कि स्टार्टअप का ये दौर चल रहा है, पूरी इंडिया लगभग स्टार्टअप में हर कोई कुछ ना कुछ कर रहा है। तो जब हम बहुत सारे लोग जब किसी चीज में इन्वॉल्व होते हैं, तो जहाँ एक अच्छी इकोनॉमी का सोर्स बनता है, वहीं एक सबसे बड़ी चीज आती है कंपटीशन। आज स्टार्टअप्स में भी बहुत सारे कॉम्पिटिशन है। अगर हम एक छोटी सी चीज की बात करें तो उसमें भी 50 लोग हैं जो सेम जगह पे स्टार्टअप कर रहे हैं, इन सेम फील्ड, इन सेम सेक्टर। तो ये आपको कैसे अलग करता है? मतलब आपकी क्या स्ट्रैटेजी होगी जो आपको आपके कंपटीटर्स से अलग करे? कैसे आप मार्केट में एक अलग पहचान बना सकते हैं? बहुत सारी चीज़ें होती हैं। आई थिंक काफ़ी नए आइडियाज़ में तो आपकी यूएसपी ये होनी चाहिए कि मैं जो कर रही हूँ वो दूसरा कोई नहीं कर रहा मार्केट में, और उसको आप यूएसपी, यूनिक सेलिंग पॉइंट बोलते हो, राइट। सही वे में पिच कर पाते हो तो वो बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है आपके लिए। जैसे हम फाइनेंसेस की बात कर रहे थे, तो फाइनेंशियल टर्म्स पे बहुत सारे ऐसे एडवाइसेस होते हैं जो स्टार्टअप कंपनीज को चाहिए होते हैं। पहले तो फाइनेंसेस चाहिए होते हैं, फिर उसके बाद उनके मैनेजमेंट के लिए काफ़ी चीज़ें चाहिए होती है। तो हम लोग ऐसा स्टार्टअप कंपनी को क्या बेसिक चीज़ें फॉलो करनी चाहिए कि दे डोंट रन आउट ऑफ मनी? बहुत बार ऐसा होता है, दे जस्ट रन आउट ऑफ मनी। तो ऐसा फाइनेंशियल मैनेजमेंट का ख्याल कैसे रखना चाहिए स्टार्टअप कंपनीज को? जब भी आप कंपनी रजिस्टर करते हो, चाहे आप इंडिविजुअल नाम से करो या उसके बाद 3-4 लोगों को हायर करो,
तो हमें मेक श्योर करना है कि हम सारे कंप्लायंसेस फॉलो करें। तो जहाँ पे सीए का बहुत बड़ा रोल होता है, राइट, और वो आपको सही गाइडलाइंस देते हैं, क्योंकि उनको पता है कि आपका महीने का खर्चा कितना हो रहा है, महीने के एक्सपेंसेस कितने हो रहे हैं, उनको सारी चीज़ों का आइडिया रहता है। और उनके पास जितनी क्लैरिटी रहती है और जितनी क्लैरिटी के साथ आपको सब कुछ ब्लैक एंड वाइट बताना पड़ता है उनको, क्योंकि दे आर द वंस हु आर एट द एंड वो कंपनी एक्सपेंसेस को संभालते हैं। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि उनसे आप 100% ट्रांसपेरेंसी रखो, सो दैट वो आपको सही टाइम पे फ्लैग करे कि आपके पास कब तक का रनवे है, इसको आगे कैसे स्ट्रैटेजाइज करना चाहिए, किसको लेके आना चाहिए, कहाँ पे एक्सपेंस हम कम कर सकते हैं, कहाँ पे हम एक्सपेंसेस बढ़ा सकते हैं ताकि सेल्स ज़्यादा आए। तो इट इज़ ऑल अगेन अबाउट बिल्डिंग द राइट टीम राइट एट द बिगनिंग, क्योंकि वही हैं जो आपको गाइड करते हैं कि आपका स्ट्रक्चर कैसा रहेगा, राइट। तो वो हमेशा हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमारे पास वो सही लोग रहें जो हमें इस चीज़ को सही वे में गाइड करें, क्योंकि वैसे तो बहुत चीज़ें इंटरनेट पे भी आपको मिल जाएंगी फाइनेंशियल मैनेजमेंट की, इसकी उसकी, बट डिपेंडिंग ऑन कि आपका स्केल ऑफ बिजनेस कितना है, वो राइट पर्सन आपके लिए आपका सीए या फाइनेंस टीम होती है जो ये पार्ट्स देखते हैं। सो ही शुड बी दैट फाइनल डिसीजन मेकर फॉर यू। ओके, अभी आपने बताया इलू जो आपकी कंपनी है, तो वो क्या करती है बेसिकली, उसका मोड ऑफ वर्क क्या है, और आपकी जर्नी कैसी रही? आपकी अभी जो 6 साल 7 साल की जो जर्नी है वो आपकी कैसी रही, आप उसके यहाँ बताएं। इलो वो लाइव स्ट्रीमिंग पे है। इट्स अ वीडियो ऐप दैट वी हैव, एंड वी आर सॉल्विंग, हम प्रॉब्लम सॉल्व जो कर रहे हैं वो लोनलीनेस की है। हमारे प्ले स्टोर पे टोटल 70 मिलियन डाउनलोड्स हैं एप्लीकेशंस पे, विच इज़ अ वेरी वेरी बिग नंबर। यस, वी मेक श्योर जो भी हमारे यूज़र्स हैं उनको एक ऐसा एक्सपीरियंस मिले कि वो आधा घंटा भी अगर वो ऐप को यूज़ कर रहे हैं अच्छे से, सो दे आर एबल टू शेयर देयर प्रॉब्लम्स, विच कैन बी एनी थिंग, राइट, नॉट मे बी मीटिंग अ राइट फ्रेंड एंड शेयरिंग देयर थाट्स कि दिन कैसा रहा, क्योंकि हम इतनी बड़ी दुनिया में खो जाते हैं और हमें पता नहीं रहता है कि हमारे अच्छे दोस्त कौन हैं, किनसे हम एक्चुअली आधा घंटा बात कर सकते हैं। वो कहते हैं ना कि हमारे पास काफ़ी लोग हैं, बट जब हम बात करने जाए तो कोई भी नहीं मिलता। एग्जैक्टली, तो ये प्रॉब्लम ऑफ लोनलीनेस है जी, जो इलो सॉल्व कर रहा है। बहुत टाइम ऐसा होता है कि हमें किसी से बात करने का मन करता है, बट हमारे पास, या किसी की बात सुनने का मन करता है, बट हम फ़ोन करते हैं तो योर नंबर इज़ एक्सट्रीमली इज़ बिजी राइट नाउ एंड समथिंग लाइक दैट यू गेट, राइट। But then when you go on this live app, you can connect on any of the live streaming that's happening and understand कि लोग कितने सारे problems में हैं, लोग अच्छी बातें कर रहे हैं, लोग अपने दिन की चर्या शेयर कर रहे हैं, एंड आई थिंक हमने काफ़ी अच्छा यूज़र बेस बना लिया है और आगे की जर्नी काफ़ी इंटरेस्टिंग होगी हमारे लिए। क्या प्लानिंग क्या आगे की, जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन? तो अभी हमने बिल्ड करना शुरू किया है। लास्ट हमारी फंडिंग अक्टूबर में हुई थी जो 20 मिलियन की थी। उस फंडिंग के बाद हमें और भी लोग सिमिलर प्लस डिफरेंट इंडस्ट्री से चाहिए थे, तो हमने हायरिंग भी कर ली है और अच्छी हायरिंग भी हुई है, काफ़ी बढ़िया टीम बन गई है। और अब इस टीम के साथ अपनी पूरी स्ट्रैटेजी प्लानिंग चालू है कि हम अपने यूज़र बेस को आगे भी बढ़ाएं और उनकी प्रॉब्लम ऑफ लोनलीनेस को सॉल्व करें। निशा, जैसा कि आपने बताया कि आपने सबसे हायरिंग में ही आप मैक्सिमम काम करते हो, तो ये तो हो गई स्टार्टअप क्रिएटर्स की बात जो स्टार्टअप शुरू करते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो स्टार्टअप में काम करना चाहते हैं, दे आर नीड टू वर्क विद स्टार्टअप कंपनीज, जो बहुत ज़्यादा सेटल्ड कंपनी में जाके काम नहीं करना चाहते, वो शुरू में, ताकि उनका पूरा एफर्ट लग सके, सामने वाली कंपनी भी अगर ग्रो करे तो उनके साथ वो भी ग्रो करे। तो उन लोगों को किन चीज़ों को अपनाना चाहिए ताकि एक स्टार्टअप कंपनी उनको अपने यहाँ एक अच्छे एम्प्लॉय के तौर पर या फिर एक अच्छे, यू कैन से, कोर टीम, अच्छे चीज़ों की तरफ पे हायर करे? आई थिंक व्हाट स्टार्टअप इंडस्ट्री रिक्वायर्स इज हसल, कि वो हसलर होना चाहिए। उसको ये नहीं कि 7 बजे बाद में फ़ोन नहीं कर सकता हूँ, और ये वाला एटीट्यूड, लाइक 24/7 नॉट अगेन दैट की वर्क लाइफ बैलेंस ना, बट अगेन क्योंकि कंपनी की रिक्वायरमेंट ऐसी होती है, हमारे यहाँ सब कुछ स्ट्रक्चर्ड डे 1 से नहीं होता है, तो वही कल्चर को बिल्ड करने में थोड़ा समय लगता है। पहले 5-6 साल बहुत मुश्किल होता है,
तो हर एक टीम मेंबर जो स्टार्टअप ज्वाइन करना चाहता है, उनके पास वो हसल, वो ग्रिट, आई विल गो अबव एंड बियॉन्ड, आई विल इनोवेट, आई विल तो हमारे कोर वैल्यूज़ भी यही कहते हैं कि इट इज़ अबव एंड बियॉन्ड। हम ओनरशिप लेते हैं कि हम मार्केटिंग साइड से या HR साइड से हम ये पूरी चीज़ें फुलफ़िल करेंगे, ताकि हम अपने फाउंडर्स या जो बना रहे हैं उनको बोले कि आपको इसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। देन इनोवेशन इज़ समथिंग डिज़ाइन टीम, मार्केटिंग टीम, सेल्स टीम को हमेशा करनी पड़ती है, ताकि वो अपना यूज़र बेस को बढ़ा सके, सही चीज़ों को सही जगह पे प्रेजेंट कर सके। अबव एंड बियॉन्ड का मतलब ये होता है कि हमेशा सिर्फ जितना काम दिया गया उतना करके ना खुश होना, बट एक एक्स्ट्रा एफर्ट डाल के उसको और अच्छे तरीके से प्रेजेंट करना, दैट इज़ अबव एंड बियॉन्ड। और लास्ट है आपका हसल, कि आपको हसल करना है रोज़ अपनी टारगेट्स को पूरा करने में, चाहे उसके लिए हो सकता है 2 घंटे में काम ख़त्म हो जाए, लेकिन कुछ ऐसे दिन भी हो जहाँ पे 24 घंटे आप काम कर रहे हो। तो निशा, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि नेटवर्क जो हम बनाते हैं, जैसे स्टार्टअप कंपनी से ऑब्वियसली वो नहीं है, हम स्टार्टअप 5 से 6 साल जो भी, तो हम नेटवर्क जो बनाते हैं और मैनेजमेंट जो बनाते हैं, आपने भी बताया यूजर बेस, तो अपने यूजर बेस, आपको पता है कि आपका यूजर कहाँ है, कौन है, तो उसके साथ जो नेटवर्क स्टैब्लिश करते हैं हम लोग, जो मैनेजमेंट करते हैं कि ताकि हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा यूजर्स आए, तो उसके लिए क्या क्या चीज़ें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है? आई थिंक उनकी प्रॉब्लम को समझना सबसे बड़ी, मार्केट नीड, हाँ, कि मतलब हम वो क्यों आ रहे हैं हमारे ऐप पे, उस रीज़न को समझना बहुत ज़रूरी होता है, जिसकी वजह से आप मार्केट रिसर्च करने जाते हो। तो अगर हमारे टारगेट ऑडियंस रांची में है, तो हम रांची के यूज़र से बात करने जाएंगे कि वाई आर यू यूजिंग आवर ऐप, आपका क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, उसको आप बहुत कट डाउन करते हो और भी सब क्वेश्चंस पूछते हो, और उसके हिसाब से उस ऐप को और डेवलप करते हो, राइट। तो दैट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट कि हम वो रोज़ हमेशा करें और रेगुलर बेसिस में करें, क्योंकि हर 6 महीने पे उनका रिक्वायरमेंट हो सकता है, चेंज होता है, तो यू चेंज इट एज पर रिक्वायरमेंट। तो निशा हमारे साथ स्टूडियो में इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। इन्होंने हमें बताया कि स्टार्टअप्स के लिए क्या जरूरी है, स्टार्टअप शुरू करने से पहले कौन सा होमवर्क करना चाहिए, स्टार्टअप शुरू करने के बाद किन चीजों को ध्यान में रखना चाहिए, और अगर आप एज एन एम्प्लॉय एक स्टार्टअप टीम को ज्वाइन करना चाहते हैं, स्टार्टअप कंपनी को ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आपको किन किन चीजों का ख्याल रखना चाहिए और अपने आप को कैसे प्रिपेयर करना चाहिए। अगर हम इन चीजों का ख्याल रखेंगे तो एज अ कंसल्टेंट निशा बताती है कि स्टार्टअप अच्छा चलेगा, और जो बेसिक रूल्स हैं उनको अगर हम फॉलो करेंगे तो ऑब्वियसली बिल्कुल ही सक्सेस मिलेगा। आज के कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। प्रभातखबर.com, विश्वास वही।